वेलकम टू द क्लास। आज अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर फाइनेंशियल डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है, उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो उसमें डेट भी हो सकता है, उसमें इक्विटी भी हो सकती है, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है गुड कैपिटल स्ट्रक्चर का? टू मैक्सिमाइज क्या करना है? फाइनेंशियल वेल्थ, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे अपन उसमें कैसे निकालते हैं? WACC कैसे निकालते थे? EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो उसको फॉर्मूले पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, जैसे NI अप्रोच, NOI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, MM अप्रोच और MM में विद टैक्सेशन, विदाउट टैक्सेशन। इसके अंदर कुछ थ्योरीज बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, और कुछ थ्योरीज बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट रेलेवेंट। जैसे NOI अप्रोच बोलती है कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट रेलेवेंट, और MM अप्रोच का विदाउट टैक्सेशन बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। अब NI अप्रोच क्या होता है? जैसे फाइनेंशियल लिवरेज आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगी और फर्म की वैल्यू बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालना है? इसके अंदर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है प्लस वैल्यू ऑफ डेट निकालना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? नेट इनकम अपॉन के। नेट इनकम क्या होता है? इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है? EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। अब इसमें अपन एग्जांपल देखते हैं। EBIT देखिए 5 लाख रुपीज है, डेट देखिए 20 लाख रुपीज एट द रेट 10% है, K इज इक्वल टू 16% है। तो अपन को क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? नेट इनकम। नेट इनकम क्या होगी? EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो वो कितना हो गया? 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो जो अपना 3 लाख आया नेट इनकम अपॉन के क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आता है 18,75,000। अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? अपॉन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो क्या 18,75,000 प्लस वैल्यू ऑफ डेट क्या दे रखी है? 20 लाख रुपीज। तो अपन कितना हुआ? 38,75,000, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो EBIT कितना है अपने पास? 5 लाख रुपीज। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? 38,75,000, वो आ रहा है 12.9%। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं NOI अप्रोच। ये कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट रेलिवेंट फॉर वैल्यू ऑफ फर्म एंड कोई भी लिवरेज का इफेक्ट नहीं आता वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर, ठीक है। NOI क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू EBIT। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे इसके अंदर? EBIT अपॉन KO इज इक्वल्स टू WACC। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये एग्जांपल देखते हैं। लेट EBIT इज इक्वल टू 5 लाख, डिबेंचर इज इक्वल टू 10 लाख एट द रेट 5%, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर? वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? EBIT अपॉन KO। तो वो आ रही है 33,33,333। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेट। तो वो कितना आ रहा है? 23,33,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो 5 लाख माइनस 50,000 अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है? 23,33,000। तो उससे क्या आ रहा है अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगा? 19.28%। उसके अलावा थर्ड अप्रोच अपन पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि एक सर्टेन लेवल तक अपनी फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद वापस सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर्टेन लेवल तक डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज आने के बाद, ठीक है। तो ये बिल्कुल NI अप्रोच की तरह कैलकुलेट होगा, कुछ भी अलग कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं MM अप्रोच। MM अप्रोच में दो चीज होती है, विद टैक्सेशन, विदाउट टैक्सेशन। विद टैक्सेशन बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट, एंड विदाउट टैक्सेशन बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर कोई रेलेवेंट नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच दैट इज विदाउट टैक्सेशन, फर्म की वैल्यू रिमेन अनचेंज। क्योंकि क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज जैसे आएगा तो इक्विटी वाले अपना प्रीमियम मांगने लग जाएंगे, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? वही EBIT अपन करो, जैसे NOI अप्रोच में निकालते हैं वैसे ही अपन इसमें निकालेंगे, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे?
KO प्लस KO माइनस KD इंटू D अपॉन E। अपन इसको वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में निकालते थे, जैसे WACC निकालते थे, वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। इसमें कई अजम्पशंस ले रखी है विदाउट टैक्सेशन में, कैपिटल मार्केट रैशनल है, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कोई टैक्स नहीं है एंड ऑल इन्वेस्टर आर रैशनल, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने पास विद टैक्सेशन। विद टैक्सेशन क्या बोलती है, वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज एज KO विल डिक्रीज, ठीक है। जैसे अपना डेप्ट आएगा KO डिक्रीज हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ फर्म, कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस उसका टैक्स बेनिफिट। अब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिवरेज, मतलब कॉस्ट ऑफ लिवरेज इक्विटी, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ अनलिवरेज इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ अनलिवरेज इक्विटी माइनस KD इनटू D अपॉन D प्लस E, जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, टोटल कैपिटल D प्लस, यहाँ पर KEG क्या है, कॉस्ट ऑफ लिवरेज, KEU क्या है, कॉस्ट ऑफ अनलिवरेज इक्विटी की, KD क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, D क्या है, डेट, D प्लस E क्या है, टोटल कैपिटल, ठीक है। WACC ऑफ लिवरेज फर्म कैसे निकालेंगे, कैसे, KU इंटू T इंटू L, ठीक है। T यहाँ पे टैक्स रेट है, L यहाँ पर D अपॉन D प्लस E, दैट इज D प्लस E टोटल कैपिटल, KU यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलिवर्ड फर्म है, ठीक है ना। इसके अलावा एक होता है आर्बिट्राज प्रोसेस। आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होता है कि अपन थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे शेयर बेचा, अलग अलग मार्केट में सेम असेट को बेचते हैं, उसको कहते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस, है ना। आर्बिट्राज प्रोसेस के लिए एक स्टेप्स होते हैं, अगर वो स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे तो आपको आर्बिट्राज प्रोसेस से प्रूफ करने पे काम आएगा, ठीक है। अपन को सबसे पहले क्या करना है, लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जिसकी ग्रेटर आ रही है वैल्यू, उसके शेयर सेल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद और उसी परसेंटेज पे, जैसे अपन ने 10% शेयर सेल करें, जैसे अपन ने 10% शेयर सेल करे तो अपन 10% शेयर उधर की साइड बाय करेंगे, तो अपन ये देखेंगे कि वहां से जो इनकम मिल रही है, जो सेल करके जो इनकम मिली थी, जैसे अपन 10% उसकी डिविडेंड मिलता है, तो यहां से जो डिविडेंड मिलेगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, उसको कहते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि अगर जैसे अपन ने एक फर्म सेल करी, उसका 10% शेयर सेल करा और अपन को टोटल अमाउंट अपने पास कम है, तो अपन उसी से बोरो करेंगे और जैसे जो इंटरेस्ट अपन को देना होगा वो उस वाली जो अपन नए खरीदेंगे उसका जो डिविडेंड हैगा उसमें से वो माइनस करेंगे, उससे वो प्रूफ होगा, ठीक है। ये इस एग्जांपल से आप वो चीज समझ जाएंगे। देयर आर टू कंपनीज N and M लिमिटेड, EBIT ऑफ बोथ द कंपनीज इज इक्वल। सबसे चीज ये ध्यान रखिए, EBIT ऑफ बोथ द कंपनीज इज इक्वल। M लिमिटेड इज अ लीवर्ड फर्म, मतलब M के पास डेट हो सकता है एंड हैज अ डेट ऑफ 1 लाख रुपीज एट द रेट 7%, एंड जो KE दे रखी L लिमिटेड की वो 10% है और M लिमिटेड की 11.5% है। तो अब अपन सबसे पहले वैल्यू ऑफ N लिमिटेड निकालेंगे। वैल्यू ऑफ N लिमिटेड कैसे निकलेगी, EBIT अपॉन KE, क्योंकि यहाँ पर KO भी वही है, लीवर्ड वो ही नहीं है, डेप्ट ही नहीं है, तो KO भी वही है, KE भी वही है, ठीक है। तो EBIT क्या है अपने पास 20,000 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल्स टू 2 लाख। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म है, ठीक है। उसके बाद M लिमिटेड के निकालेंगे, तो M लिमिटेड के निकालने के लिए अपन को अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या, EBIT माइनस इंटरेस्ट, टैक्स यहाँ पे है नहीं, तो अपॉन KE 20,000 माइनस 7,000 डिवाइडेड बाय KE अपन को क्वेश्चन में दे रखी है क्या है 11.5%, तो उस हिसाब से 1,13,043 इसके ये आई वैल्यू आई है। और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी इसमें, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ डेट कितना है 1 लाख रुपीज, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी निकाली अपने 13,043, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या है 2,13,043, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अब सबसे पहले ये देखो किसकी वैल्यू ज्यादा आई है M लिमिटेड की, तो किसके शेयर सेल करने M लिमिटेड के, तो अपन ये मानते हैं M लिमिटेड के अपने पास 10% शेयर है, ठीक है। 10% शेयर है तो अपने क्या होगा 10% ऑफ 1,13,000, तो कितना होगा
11,304 अपने पास वो हो गया, ठीक है। अपने पास रिटर्न कितनी आती थी इसमें 20,000 माइनस 7,000 का 10% अपने पास मिलेगा, तो 1300 अपन को मिलता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए अब अपन को 10% शेयर ऑफ अनलिमिटेड परचेज करने हैं, तो वो परचेज नहीं हो पाएंगे क्योंकि अपने पास टोटल पैसा कम है। जो अपने पास पैसा है वो कितना है 11,304 और अपन को चाहिए कितना 20,000, तो अपन क्या करेंगे 10% का अपन उससे और बोरो करेंगे, जो अपना अनलिमिटेड है ना उनसे बोरो करेंगे, ठीक है। वो कितना हो गया 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000 रुपीज अपन ने बोरो करे, तो टोटल अपने पास कैपिटल कितना हो गया 21,304, जिसके अंदर 11,304 वो इंक्लूड है और 10,000 वो डिबेंचर वाला इंक्लूड है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन अनलिमिटेड के शेयर्स परचेज करेंगे जो अपन को 20,000 में मिल जाएंगे, तो भी अपने पास 1,304 जो पैसा है वो बचा रहेगा, ठीक है। अब उसकी रिटर्न देखेंगे तो अपने को 2,000 रुपीज की इसकी रिटर्न मिली, 20,000 का 10% इज टू 2,000 रुपीज की अपन को रिटर्न मिली, बट अपन को इंटरेस्ट भी तो देना है, जो अपन ने 7% पे बोरो करा है 10,000 रुपीज को, उसका इंटरेस्ट देना है, तो वो 700 हो गया, तो टोटल अपने को रिटर्न कितनी मिली 1300। फर्स्ट उधर कितनी मिल रही थी अनलिमिटेड फॉर्म में 1300, यहाँ पर कितनी मिल गई 1300, मतलब दोनों बराबर हो गए, बट इसमें क्या है अपने पास एक्सेस कैश पड़ा है, वो अपन दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे फायदा हो सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस यहाँ पे फायदा करेगा, ठीक है। इसके बाद अपन आइए अपन इसका एग्जांपल देख रहे थे, ठीक है। सॉल्यूशंस लिमिटेड वांट टू रिपर्चेज इट्स शेयर at 275 lakh by issuing a 15% debenture. Market value of company is equals to 1750 lakhs, ठीक है। KO दे रखा है 20%, EBIT इज कांस्टेंट एंड टैक्स रेट दे रखी है 30%, ठीक है। अपन को क्या निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, KO निकालना है और KE निकालना है, ठीक है। तो अपन करंट कंपनी के हिसाब से पहले EBIT निकाल लेते हैं, तो जो EBIT होगा वही चीज अपने पास EAT होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है इसके अंदर डेट है ही नहीं, ठीक है। तो अपन उसके हिसाब से EAT निकाल लेंगे 350 होगा, उसके बाद EBT निकालेंगे, EBT कैसे निकालेंगे EAT डिवाइडेड बाय 1 माइनस 30% इज इक्वल टू 500 लाख, वही अपनी EBIT हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन कैलकुलेशन ऑफ EAT नया वाला और पुराना वाला दोनों इनकम स्टेटमेंट बना के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। EBIT 500, इंटरेस्ट अब नए वाले में 275 का 15% होगा इंटरेस्ट, दैट इज 41.25, ठीक है। उसके बाद EBT कितना आया 458.75, ठीक है। टैक्स रेट 30% है, 458.75 का 30% कितना 137.625, EAT कितना है 321.125, ठीक है। उसी हिसाब से EBT ओल्ड वाले में EBIT 500, तो उसके बाद इंटरेस्ट है नहीं, EBT भी यही हो जाएगा 500, टैक्स रेट कितना 30%, 500 का 30% 150, तो EAT कितना हुआ 350 लाख, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल MM अप्रोच के हिसाब से क्या होता है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कितना है 1750 और टैक्स बेनिफिट कितना है इसमें 275 का 30%, ठीक है, दैट इज 82.5, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 1832.5। अब अपन KO निकालेंगे, KO निकालने का फॉर्मूला उसमें क्या था KEO माइनस इंटू 1 माइनस TL, ठीक है। KEO कितना है अपने पास वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वो कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फर्म इक्विटी की, ठीक है, तो 0.2 है। 1 माइनस जो अपने पास टैक्स रेट कितना है 30% और L कितना है D अपॉन D प्लस E, D कितना है 275 और D प्लस E कितना हो गया 1832.5, ठीक है। तो इसमें KO कितना है 19.1%, ठीक है। उसके अलावा KE कैसे निकालेंगे KU माइनस D इंटू D प्लस E, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे 20.62% आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा अपन WACC से भी KO निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। दोनों का वेट निकालना है, दोनों की इक्विटी का वो निकालना है और हो जाएगा अपना KO निकल जाएगा, ठीक है। अपने पास इसके अलावा अपने पास एक टॉपिक और है कैलकुलेशन ऑफ EPS कैसे कैलकुलेट करेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT
माइनस टैक्स EAT, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो EPS आ जाएगा। ठीक है, एक अपने पास टॉपिक है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पर EPS इक्वल होता है, ये चीज ध्यान रखिए, EPS ऑफ द टू फॉर्म्स इज इक्वल, वहां पे इंडिफरेंस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस पॉइंट अपन को EBIT निकालना होता है, एक ऐसा EBIT जहां पर दोनों फर्म का EPS इक्वल हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय N ऑफ A इंटू 1 माइनस T, EBIT माइनस I इंटरेस्ट ऑफ B इंटू 1 माइनस T माइनस प्रेफरेंस शेयर्स अपॉन N ऑफ B। देखिए ये पूरा जो है इसमें है, ये देखिए जो EB अपन ने इनकम स्टेटमेंट बनाया था ना, EPS निकाला था ना, उसी तरीके से अपन को दोनों का EPS इक्वल करना है। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहें तो इस तरीके से भी कैलकुलेट करें, या फिर अपन को फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? जहां पर EPS 0 होगा। ठीक है, EPS 0 कहां पर हो सकता है? सो इट मींस EBIT क्या होगा? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर्स इन डिवाइडेड बाय 1 माइनस C। जो EBIT है वो अपने पास इतना ही पैसा आ रहा है जिससे अपन इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड दे पा रहे हैं, EPS हमारा 0 है। ठीक है, ठीक है, अब अपन को एक चीज ध्यान रखनी है डिसीजन मेकिंग के लिए, अगर सिर्फ EPS पूछा है तो वो कंपनी चूज करेंगे जिसका EPS हायर हो। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन को P रेशियो दे रखा है तो हो सकता है अपन से ये पूछा हो क्वेश्चन में कि मार्केट वैल्यू निकाल लो, तो P रेशियो के हिसाब से मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। पहले EPS निकाल के P रेशियो दे ही रखा है, मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन कौन सी फर्म चूज करेंगे जिसकी मार्केट वैल्यू हाई आएगी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, अपन ने सारे टॉपिक कवर कर लिए नहीं करिए, आइए। ठीक है, अपन इसके अंदर देख लो, अपने पास NI अप्रोच कवर हो गई, ट्रेडिशनल अप्रोच कवर हो गई, NOI अप्रोच कवर हो गई, MM अप्रोच कवर हो गई है। ये जो ट्रेड ऑफ है और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी का टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कि EPS अगर EPS के हिसाब से दे रखा है तो EPS के हिसाब से, जैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से, अगर P रेशियो दे रखा है तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, NI अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, NOI अप्रोच, MM अप्रोच, विद टैक्सेशन विदाउट टैक्सेशन दोनों हो गई है। ये आर्बिट्राज वाला प्रोसेस भी करा दिया मैंने। ट्रेड ऑफ थ्योरी पूरा थ्योरी है, ये वाला, ये भी थ्योरी है, अपन एक संग कवर करेंगे। ठीक है, ये सब थ्योरी है, सब थ्योरी है। ये अपने जो EPS निकालने का है वो चीज़ है। उसके बाद ये BEP और इंडिफरेंस पॉइंट है, ये देखिए इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये सब डिसीजन मेकिंग है जो मैंने आपको लास्ट में बताया। ठीक है, ओके, ये वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा। मैंने आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और क्वेश्चंस जो भी है, हो सकता है कि मैं क्वेश्चंस के वीडियो डालूं, तो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके ही वीडियो डालेंगे। जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपके नोट्स में ही कवर हो चुके हैं, नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चंस कवर है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके, लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक।